हेलो बच्चों। चलिए, एक यूनिट में लास्ट चैप्टर जो था मिस हो गया था कल, आज हम उसे कंप्लीट करेंगे और वो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे पर ईयर बहुत नंबर का पूछा जाता है, कम से कम 6 या 7 नंबर का इससे आता है। इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आप देख लीजिए। देखिए, इस चैप्टर का नाम है जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य इम्पोर्टेंट चैप्टर है और पहला ही क्वेश्चन 2 नंबर का इससे बनता है कि जनन स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी जनन स्वास्थ्य के बारे में सबसे पहले जो सही मायने में परिभाषित किया तो वो WHO ने किया था। WHO के बारे में सब जानते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो जनन स्वास्थ्य की परिभाषा जो है वो सबसे पहले WHO ने दी थी। ठीक है, उन्होंने ये कहा था कि हम एक नर और मादा को जनन की दृष्टि से परिपक्व तब मान सकते हैं कि जब वह, उसमें कुछ विशेष विशेषताएं उन्होंने बताई, कि जब वह निम्न बातों से परिपक्व हों। उन्होंने लिखा है कि WHO के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO के अनुसार उन्होंने कहा कि जनन स्वास्थ्य जो होता है उसका मतलब होता है कि कुछ ऐसे एस्पेक्ट, कुछ ऐसी चीजें जो उसमें पूरी तरह से मिलें। जैसे कि उन्होंने कहा था फिजिकल, फिजिकल भौतिक है ना, इमोशनल, इमोशनल है ना, इमोशनल का मतलब होता है उनकी भावनाएं हैं, इमोशंस, इमोशनल्स, बिहेवियर्स, उनके बर्ताव, उनका व्यवहार। जैसे कि सबसे पहले उन्होंने कहा था कि जनन स्वास्थ्य की दृष्टि से एक व्यक्ति भौतिक दृष्टि से अच्छा परिपक्व होना चाहिए। तो फिर कहा कि भौतिक दृष्टि से अगर हम देखें तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो मेंटल टाइप के लोग होते हैं, वो काफ़ी हट्टे कट्टे, फिजिकल फिटनेस की बहुत अच्छी होती है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, भौतिक स्वास्थ्य अच्छा हो लेकिन उसके इमोशंस उनके अंदर होना चाहिए। जब तक इमोशंस नहीं होंगे, वह व्यक्ति भावनात्मक नहीं होगा, तब तक वह अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि उसका व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए, और सामाजिक दृष्टि से भी उसका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होना चाहिए, सामाजिक स्तर से भी अच्छा होना चाहिए। तब जाकर जनन स्वास्थ्य की परिभाषा उन्होंने दी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 चीजें याद रखना है। पंडित जी जब लोग, हम लोगों की शादी वादी होती है ना, तो पंडित जी गुण देखते हैं, तो लेकिन विज्ञान, जीव विज्ञान के अनुसार 1 और ये 2, 3 और ये 4, ये 4 गुण मिलना बहुत जरूरी होते हैं। आई बात समझ में? तब हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति जनन की दृष्टि से पूरी तरह परिपक्व है। आई बात समझ में? तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इम्पोर्टेंट है, आप इसे अच्छे से याद करेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा भाषा वाला प्रश्न है, मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ कि जनन स्वास्थ्य से संबंधित बातें हैं। मैं आपको पहला क्वेश्चन ये बताता हूँ कि विद्यालयों और कॉलेजों में जो यौन शिक्षा है वह क्यों जरूरी होती है, इसके बारे में हम आंसर करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, जनन स्वास्थ्य से संबंधित हमें सारी जानकारी यौन शिक्षा के माध्यम से मिल जाती है। जैसे कि यौन संचरित रोगों की जानकारी हमें मिल जाती है कि कौन कौन से यौन संचरित रोग होते हैं जो नर से मादा में और मादा से नर में फैलाई जाते हैं। जैसे कि अपना हर्पीज है ना, गोनोरिया है, सिफिलिस है, एड्स है, ट्राइकोमोनियोसिस है। ये ऐसे रोग होते हैं जो नर से मादा में और मादा से नर में फैल जाते हैं। तो अर्थात हमें यौन संचरित रोगों की जानकारी यौन शिक्षा के माध्यम से मिल जाती है। यौन शिक्षा के माध्यम से हमें ये जानकारी अच्छे से हो जाती है कि हमें अपने जो लैंगिक अंग हैं, आई बात समझ में, उन्हें अच्छे से साफ स्वच्छ करके रखना चाहिए ताकि उनमें कोई भी बीमारी पैदा ना हो। ठीक है, जन यौन शिक्षा के माध्यम से हमें यौन से संबंधित क्राइम, जो भी क्राइम होते हैं उनके बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। यौन शिक्षा के माध्यम से हमें अपने परिवार में परिवार को नियोजित करने की जानकारी बहुत अच्छे तरीके से मिल जाती है। तो यौन शिक्षा स्कूल और कॉलेज लेवल पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि यौन शिक्षा के माध्यम से हमें समस्त जानकारियाँ प्राप्त हो जाती हैं जो हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक मानी जाती हैं।
ठीक है। अच्छा, यौन शिक्षा के माध्यम से एक चीज और हमें देखने को मिलती है कि क्वेश्चन है कि यौन शिक्षा को हम किस प्रकार से, यौन शिक्षा का मतलब प्रचार प्रसार किस प्रकार से कर सके, जो हमारे देश की समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को दूर करने में हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो पहली समस्या का समाधान करने के लिए हम हेल्प कर सकते हैं कि हम अपने ऑडियो और विजुअल, मतलब इसका होता है कि हम लोगों को सुनाकर और दिखाकर गांव गांव जाकर हम यौन शिक्षा का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। दूसरी बात, जो सरकारी और गैर सरकारी करके जो कुछ संगठन होते हैं उनके माध्यम से हम यौन शिक्षा का प्रसार कर सकते हैं, लोगों तक अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा कुछ हमारे विशेष टीचर्स हैं, है ना, टीचर्स हैं, हमारे शिक्षक हैं, कुछ रिश्तेदार हैं, कुछ फ्रेंड्स वगैरह, मित्र वगैरह हैं, इनके माध्यम से हम यौन शिक्षा को दूर दूर तक, एक दूसरे के पास तक हम पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं, जिससे हमारे देश में फैली हुई समस्याओं का निराकरण हो सकता है बहुत जल्दी से। आई बात समझ में? अच्छा, कुछ मुद्रित, जैसे कि कुछ दीवार लेखन के द्वारा, कुछ पैम्पलेट्स के माध्यम से हम यौन शिक्षा को दूर दूर तक पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यौन शिक्षा अगर दूर दूर तक पहुंचेगी तो लोगों के अंदर कई प्रकार की ऐसी अवेयरनेस है, जागरूकता आ सकती है, जिससे समाज में फैली हुई कुरीतियों का हम नाश कर ही सकते हैं, बल्कि अंधविश्वासों को भी हम दूर कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, इसमें हम हेल्प कर सकते हैं। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे तो बहुत सारी इसमें मेथड्स हैं, लेकिन बट जो इम्पोर्टेंट हैं वो हम आपको बताएंगे केवल। शेष सब चीज़ें हमने क्लास के अंदर डिटेल से पढ़ाए हुए हैं ऑलरेडी। तो हम केवल साइंटिफिक मेथड की बात करेंगे यहाँ पर, मतलब जन्म नियंत्रण की विधियाँ कौन कौन सी होती हैं। जन्म नियंत्रण की विधियाँ हम पढ़ेंगे। नियंत्रण की विधियाँ जन्म नियंत्रण की विधियाँ जन्म नियंत्रण की विधियाँ कौन कौन सी होती हैं, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि जन्म नियंत्रण की विधियाँ। तो पहले तो जन्म नियंत्रण की विधियाँ दो प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक होती हैं, दूसरी आपकी कृत्रिम या वैज्ञानिक विधियाँ होती हैं। ये आपकी साइंटिफिक हैं, वैज्ञानिक विधियाँ हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई एक विधि आ सकती है एग्जाम में। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि सन 2015 में इसमें से नीट में से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन 2010 से लेकर अभी तक 3 या 4 क्वेश्चन इससे नीट में पूछे जाते हैं, और एमपी बोर्ड एग्जाम में तो 101% आना ही आना है। लास्ट ईयर फुल फॉर्म्स पूछे गए थे इससे, और कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहला है कॉन्डोम। कॉन्डोम एक ऐसी विधि होती है जिसका उपयोग नर और मादा दोनों के द्वारा आजकल किया जाने लगा है। वैसे तो इसका उपयोग नर के द्वारा किया जाता है। आई बात समझ में? यह एक सबसे ज्यादा प्रभावशाली सस्ता उपाय है जनसंख्या नियंत्रण करने का। ठीक है, कॉन्डोम इस टाइप की बनी हुई एक विशेष प्रकार की संरचना होती है कॉन्डोम, जिसे नर के शिश्न के ऊपर चढ़ा दिया जाता है। जैसे ही वीर का स्खलन होता है तो वीर जो है वो यहाँ पर भर जाता है और अंदर गर्भाशय के अंदर नहीं पहुंच पाता है। आई बात समझ में? तो ये सबसे प्रभावशाली उपाय है जनसंख्या नियंत्रण का। जब देखा गया कि कॉन्डोम इतने ज्यादा प्रभावशाली हैं, तो इसके पश्चात क्या हुआ कि मादा कॉन्डोम का भी आविष्कार हो चुका है, और धीरे धीरे हमारी मार्केटों में वो प्रचलन में आने वाले हैं। डायफ्राम क्या होते हैं? डायफ्राम कुछ कुछ इस टाइप से कुछ गुम्मत जैसी संरचनाएं होती हैं, जो कि वेजाइना के भीतर इस प्रकार से उन्हें सेट कर दिया जाता है, ताकि उसमें जो भी वीर है वो यहीं बढ़ जाता है, वो आगे की ओर नहीं बढ़ पाता है। सर्वाइकल कैप्स, छोटे छोटे सर्वाइकल कैप्स होते हैं इस टाइप के, ऐसे टोपीदार स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे ही वॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, ध्यान रहे। आईयूडीएस, इंट्रा यूटराइन डिवाइस, इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन। इंट्रा यूटराइन डिवाइस में आपकी आती है कॉपर टी आती है। क्या आती है? इंट्रा यूटराइन डिवाइस में आपकी आती है कॉपर टी। ठीक है, क्या आती है? कॉपर टी आती है। कॉपर टी, जो कि कॉपर की बनी होती है, टी जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसे भीतर सेट कर दिया जाता है। जैसे ही स्पर्म जाते हैं अंदर की ओर, तो ये स्पर्म इसे अटैच हो जाते हैं और अंदर तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसे ही लूप होता है जो यू शेप में रहता है इस टाइप से। ये इंट्रायूटेराइन डिवाइस हैं। जब तक हमें संतान की आवश्यकता नहीं है तब तक हम इनका यूज करेंगे, जैसे ही हमें आवश्यकता है तो हम इन्हें बाहर निकाल कर फेंक देते हैं डॉक्टर की सहायता से। ये एमटीपी है,
जिसका पूरा नाम एग्जाम में इस वर्ष पूछा जा सकता है, जिसका नाम है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, चिकित्सकीय गर्भ समापन, जिसे हिंदी में कहते हैं चिकित्सकीय गर्भ समापन। बाई चांस संतानें अपने पास दो हैं और हमें और संतान की आवश्यकता नहीं है, अचानक कोई गर्भधारण हो जाता है, तो हम शासकीय अस्पताल में जाकर उसका गर्भपात करा सकते हैं। यह एक शासकीय विधि है। आई बात समझ में? हाँ, ऐसा नहीं है कि इसे कहीं भी कराया जा सके, क्योंकि यह एक वास्तव में जनसंख्या नियंत्रण को रोकने का एक उपाय है। ठीक, एमटीपी। इसके बाद सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं वो दो हैं, पुरुष नसबंदी और मादा नसबंदी। इस चित्र में जो दिखाया जा रहा है वो पुरुष नसबंदी है। इसे हम कहते हैं पुरुष नसबंदी। यह एक विशेष प्रकार का ऑपरेशन है, इसे हम कहते हैं मादा नसबंदी। मादा नसबंदी, ठीक है। पुरुष नसबंदी में क्या करते हैं कि जो हमारी शुक्रवाहिनी होती है, जो हमारी शुक्रवाहिनी है उसे हम काट देते हैं और एक विशेष प्रकार के धागे से बांध देते हैं। इससे शुक्राणु आगे की ओर नहीं बढ़ पाते हैं और ना ही निषेचन की क्रिया हो पाती है। मादा नसबंदी में हम दोनों साइड की अंडवाहिनी को काट कर सिमिलर बिल्कुल इसी प्रकार से धागे से बांध देते हैं। इससे अंडाणु अंडवाहिनी में पहुंच नहीं पाता है और ना ही वो शुक्राणु से मिल पाता है, संलयन हो पाता है। ध्यान रहे कि पति पत्नी में से किसी एक का ऑपरेशन कराया जाता है, दो का नहीं। आई बात समझ में? इसे हम कहते हैं सर्जिकल मेथड्स, स्टरलाइजेशन यानी बंधीकरण। क्या कहते हैं इसे हिंदी में? बंधीकरण कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? बंधीकरण बोलते हैं इसे हम। ठीक है, तो ये इंपोर्टेंट है, आप इसे अच्छे से याद कर लियो। चलो अगला क्वेश्चन है एमनियोसेंटेसिस। ये बहुत अच्छी विधि होती है, एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस एक विशेष प्रकार की विधि है। इस विधि के सहायता से हम गर्भ में पल रहे उस भ्रूण यानी उस शिशु की, उस फीटस की समस्त जानकारियां प्राप्त कर लेते हैं कि वह शिशु पैदा करने के योग्य है या नहीं। इन सारी चीजों की जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है, एमनियोसेंटेसिस। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इस विधि में हम क्या करते हैं कि इंजेक्शन की सहायता से, एक इंजेक्शन की सहायता से हम अंदर पल रहे बच्चे के जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, ये एमनियोटिक मेम्ब्रेन है, इसके अंदर एक द्रव भरा होता है जिसका नाम है एमनियोटिक द्रव। इस द्रव को इंजेक्शन की सहायता से हम क्या करते हैं कि बाहर निकाल लेते हैं। बड़ी सावधानी पूर्वक इस एमनियोटिक द्रव को क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालकर जब इसकी हम जांच करते हैं तो हमें गर्भ में पल रहे भ्रूण की समस्त जानकारियां प्राप्त होती हैं, जैसे कि उसका श्वसन दर कैसी है, आई बात समझ, हृदय स्पंदन दर कितनी चल रही है, कोई अंग उसका आपस में चिपका तो नहीं है, बच्चा विकलांग तो कहीं नहीं है, उसे कोई आनुवांशिक विकार जेनेटिक डिसऑर्डर तो कोई नहीं है। इस समस्त चीजों की सारी जानकारियां इस विधि से हो जाती है। लेकिन प्रारंभ में इस विधि का अनावश्यक उपयोग किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि ये विधि जो है सबसे ज्यादा हमें लिंग के बारे में पता करती है। मतलब गर्भ में पल रहा जो फीटस है, जो शिशु है, वो लड़का है कि लड़की, इसकी जानकारी हमें इस विधि के द्वारा हो जाती है। लेकिन प्रारंभ में इस कारण से इसका उपयोग बहुत ही गलत तरीके से किया गया। संबंधित जानकारियां तो प्राप्त नहीं की, लेकिन हमने अनावश्यक जानकारियां प्राप्त की। इससे लिंगानुपात घट गया, सेक्स रेशियो में कमी आई। लिंगानुपात का, सेक्स रेशियो, लिंगानुपात का मतलब होता है कि 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या को हम लिंगानुपात कहते हैं, सेक्स रेशियो कहते हैं। तो उसमें काफी गिरावट आई, कमी आई। इस कारण से इस विधि पर सेक्स जांच कराने की अब रोक लगा दी गई है। से सारी चीजें होंगी लेकिन इसका द्वारा सेक्स का पता नहीं चल सकता है। अगर आप ऐसा करते पकड़े गए या कराए पकड़े गए तो आप पर केस हो सकता है। इसीलिए इस विधि के माध्यम से केवल आप गर्भस्थ शिशु की समस्त जानकारियां प्राप्त करें, लेकिन उसके लिंग की जांच ना कराएं। ये कानूनन अपराध है। ठीक है।
अच्छा, इसके बाद जो क्वेश्चन है, जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं, फिर भी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। टेस्ट ट्यूब बेबी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं परख नली शिशु, इसे हम हिंदी में कहते हैं परख नली शिशु। ठीक है। ये IVF, इसका मतलब होता है इन विट्रो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इनका मतलब होता है में, विट्रो का मतलब होता है कोई पात्र, कोई बर्तन। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है निषेचन, निषेचन। और इनका मतलब होता है में, तो इसका मतलब क्या हुआ, पात्र में निषेचन। हम क्या करते हैं, कोई एक परख नली लेते हैं, ये पात्र हो गया, इसमें हम मादा का अंडाणु लेते हैं, उसी के पुरुष का हम शुक्राणु लेते हैं। ठीक है। और उसमें हम क्या कराते हैं, उसमें हम कराते हैं निषेचन कराते हैं। क्या कराते हैं बेटा, निषेचन कराते हैं। आपने देखा, पात्र में निषेचन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है पात्र में निषेचन। तो हमने यहाँ पर निषेचन करा दिया। निषेचन कराने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर एक द्विगुणित संरचना का निर्माण हो गया, जिसे हम कहते हैं युग्मनज। क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। और जैसे ही इसमें युग्मनज ने विभाजन कर करके 32 कोशिकीय संरचना का निर्माण किया। 32 कोशिकीय भ्रूण, जैसे ही 32 कोशिकीय भ्रूण बन जाता है, तो हम उसे गर्भाशय में गर्भस्थ कर देते हैं, गर्भाशय में स्थापित कर देते हैं। ठीक है। 9 माह 10 दिन बाद, लगभग जो समय रहता है, 9 माह 10 दिन बाद यह मादा एक विकसित संतान को जन्म देती है। और इस विकसित संतान को हम परख नली शिशु या हम टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जानते हैं। ध्यान रहे कि पूरे बच्चे का विकास परख नली में नहीं कराया जाता है, केवल निषेचन कराते हैं, युग्मनज बनाते हैं। और जैसे ही 32 कोष की भ्रूण बन जाता है, तो हम उसी माँ के गर्भाशय में स्थापित कर देते हैं। आगे की प्रोसेस जो है वो गर्भाशय में होगी। जैसे ही समय पूर्ण हो जाता है, तो वही माता अपने एक विकसित स्वस्थ संतान को जन्म देती है। इस प्रकार से जन्मी संतान को हम परख नली शिशु यानी टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। ठीक है, आप याद रखेंगे अच्छे से इसे। ठीक है। ZIFT, ZIFT का मतलब होता है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इसमें क्या होता है कि हम परख नली में उसका नर और मादा, उसकी पति पत्नी के दोनों युग्मक लेंगे, उन दोनों का युग्मक ले लेते हैं और यहाँ पर उसका निषेचन करा देते हैं। और निषेचन के बाद बन जाता है, ये युग्मनज बन जाता है। निषेचन के बाद क्या बन जाएगा बेटा, ये युग्मनज बन जाता है। क्या बन जाता है, युग्मनज बन जाता है। ठीक है, युग्मनज बना दिया। अब हम इसके युग्मनज को ले जाकर कहाँ पर ट्रांसफर करते हैं, फैलोपियन ट्यूब में, आई मीन अंडवाहिनी में करते हैं। याद रहे, कहाँ भेज देते हैं, अंडवाहिनी में। अब अंडवाहिनी में इसका विदलन होगा, विदलन मीन्स इसका विखंडन होगा। और विखंडन हो के जैसे ही 32 कोशिकाएं बन जाएंगी, उसके बाद सीधा जाकर गर्भाशय में पहुंच जाता है, वहां पर आगे का विकास संपन्न होगा। ठीक है, तो याद रखना है इसे आप लोगों को। GIFT का पूरा नाम होता है गैमीट इंट्रा फैलोपियन
ट्रांसफर, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इसमें हम क्या करते हैं कि सावधानी पूर्वक हम दोनों के युग्मक बाहर कर देते हैं। ये आपका अंड हो गया, अंडाणु हो गया, ये आपका शुक्राणु हो गया। इन दोनों को लिया और मादा की अंडवाहिनी में ट्रांसफर कर दिया। हम निषेचन नहीं कराते हैं। निषेचन कराने के लिए हम मादा की अंडवाहिनी का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसमें हम निषेचन नहीं कराते हैं। ठीक है, अंडवाहिनी में भेज देते हैं। अब वहां पर आसानी से निषेचन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ध्यान रहे, जब हम इगुमिनज स्थानांतरण करेंगे तो अंडवाहिनी में भेजेंगे, जब हम युग्मक स्थानांतरण करेंगे तो अंडवाहिनी में भेजेंगे। लेकिन जब टेस्ट ट्यूब बेबी और आईवीएफ में हमने युग्मनज में 32 कोशिकाएं बनाई थी तो उसे हम सीधा गर्भाशय में भेजेंगे। इस बात को आप अच्छे से समझते हैं क्योंकि हमने आपको पढ़ाया है। हमने आपको बताया था कि मोरुला किसे कहते हैं। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है कि मोरुला से आप क्या समझते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अंडवाहिनी में जब निषेचन की क्रिया हो जाती है तो 2 कोशिकाएं बनती हैं, 2 से 4 बनती हैं, 4 से 8 बनेंगी, 8 से 16 बनेंगी। तो 16 कोश की ये ठोस सैतूत जैसी आकार की संरचना को हम मोरुला कहते हैं। जैसे ही उसमें 32 कोशिकाएं बन जाती हैं, तुरंत ही वह मोरुला जो है वो हमारा गर्भाशय में पहुंच जाता है। गर्भाशय में भोजन ग्रहण करने के पश्चात वह अपने आकार में वृद्धि करता है और अपने आकार को बड़ा कर लेता है, जिसे हम ब्लास्टुला कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लास्टुला कहते हैं। जब कोशिकाओं की संख्या 16 से ज्यादा हो जाए तो हम उसे ब्लास्टुला कहेंगे। आई मीन्स कोरक पुटी, कोरक पुटिका बोलते हैं हिंदी में से। और उसकी खाली जगह को अपन बोलते हैं कोरक पुटी गुहा है, खाली जगह को बोलते हैं, है ना। तो ब्लास्टुला ध्यान रखना इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, मोरला है ना, याद रखियो। अब यहाँ पर कुछ अच्छी अच्छी चीजें हैं क्योंकि लास्ट ईयर ZIFT और GIFT के पूरे नाम पूछे थे। हो सकता है कि इस वर्ष इनमें से कोई नाम पूछा जाए। तो सबसे पहला नाम है IUT का पूरा नाम होता है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर याद रखना, एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट लग रहा है कुछ कुछ। ICSI का पूरा नाम इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, याद रखियो है, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। AI का पूरा नाम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है। ये IUI ये ठीक क्वेश्चन है, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, ठीक। ये भी सही है। STI सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज STD। PIDS पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीजेस, ठीक। और RCH वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। ये हमारे 1951 में फैमिली प्लानिंग परिवार नियोजन के कार्यक्रम प्रारंभ किए गए थे। जब ये पूरी तरह से वेल डेवलप हो गए, विकसित हो गए, तो उनका नाम रख दिया गया RCH, जिसका पूरा नाम है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर इनका नाम रखा गया था। तो इस प्रकार से आपकी एक यूनिट कंप्लीट हुई जो 16 नंबर की है, इंपोर्टेंट यूनिट है। आप इसे अच्छे से तैयार करना, ठीक है। इसमें से शायद 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन हैं, फिर एक क्वेश्चन और है, उसके बाद इसमें से OT सबसे ज़्यादा है 8 चैप्टर, और इस यूनिट में से सबसे ज़्यादा OT पूछी जाती हैं, यूनिट 3 और यूनिट 1 में से। हम धीरे धीरे आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर करवाएंगे और लास्ट दिन हम आपको OT ही पढ़ाएंगे, जिसमें से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट OT है। बुक जो ब्लू प्रिंट के अकॉर्डिंग जिस चैप्टर से जितना आना है, जितनी यूनिट से कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के बनते हैं, वो हम सब पढ़ाएंगे। और हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि यूनिट नंबर 5 में से कुछ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो 5 नंबर के आने को हैं, उन्हें आप पहले से लर्न करके रखना। जैसे कि हमने आपको बताया था आर्कोलॉजिकल पिरामिड्स, जिन्हें हम कहते हैं पारिस्थितिक पिरामिड किन्हें कहते हैं। दूसरा है आर्कोलॉजिकल सक्सेसियन, ठीक है, पारिस्थितिक अनुक्रमण किन्हें कहते हैं, ठीक है। फूड चेन और फूड वेव यानी खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, ठीक है। तो इसी के साथ ये यूनिट आपकी कंप्लीट होती है। 16 नंबर आपके पक्के हो गए हैं। आप तैयार अच्छे से तैयारी करते रहें, ठीक है। इसी के बाद हम नेक्स्ट क्रम में आपको यूनिट नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।